उधर लोकसभा का रण पूरी तरह से सज चुका है और सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पहले चरण की सीटों के लिए सभी दलों के प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। यूपी के साथ साथ उत्तराखंड और हरियाणा की सीटों पर भी बीजेपी जीत को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत है और बीजेपी ने जातिगत समीकरणों को भी काफी ज्यादा ध्यान में रखा है, तो प्रत्याशी भी काम के हिसाब से उतारे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख सामने आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों की धड़कनें भी तेज होने लगी हैं। अभी कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है और सियासत गर्म है। तीनों राज्यों यानी कि यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा में क्या कुछ सियासी उठापटक है, इसको लेकर आपको जानकारी देंगे। तो हरियाणा में 10 सीटों पर, वहीं आपको बता दें कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, ये देखना वाकई में काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। और 2024 की जंग किसके संग होती हुई नजर आएगी, ये वाकई में देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो सभी पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां हैं, लेकिन कौन किस पर भारी पड़ेगा ये देखना वाकई में दिलचस्प है और सभी पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां भी पूरी हैं। वहीं कांग्रेस भी अब जिस तरह से प्रचार में जुटी हुई है, ऐसे में जनता का समर्थन कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। आगामी चुनाव में ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की भी तैयारियां अब अधूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी का पलड़ा कहीं ना कहीं जरूर भारी दिख रहा है। और ऐसे में हरियाणा में 10 सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो हरियाणा की 10 सीटों पर कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये वाकई में देखना दिलचस्प होगा। 2024 की जंग में कौन किसके संग है, जनता किसके संग है, ये वाकई में देखना दिलचस्प। और इसी बीच हमारे साथ हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। तो राघवेंद्र, सभी पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां पूरी हैं, तमाम पार्टियों की तैयारियों को लेकर क्या कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगे, जनता किसके संग आने वाली है? मनीषा, अगर पार्टियों की तैयारियों की बात करें तो आज गाजियाबाद में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली हुई, इसके अलावा अन्य शहरों में जिस तरह से उनका संबोधन हुआ, उसको देखते हुए ये लग रहा है जैसे अन्य विपक्षी दल अभी ये देखने के बाद हो सकता है कि अब मैदान में उतरें और रैलियों की तरफ आगे बढ़ें। और विपक्ष के सामने एक चुनौती ये रही कि जिस समय उनको अपने गठबंधन को मजबूत करना चाहिए था, उस समय आपसी आरोप प्रत्यारोप में विपक्ष व्यस्त था और राहुल गांधी उस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले हुए थे। तो उनके न्याय यात्रा में जो समय उधर नुकसान हुआ, उसका खामियाजा इस समय उठाना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस समय रैलियां करते हुए दिखाई दे रही है, उस समय विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है, उस समय अब वो अपने जनाधार को पाने के लिए आपसी बातचीत मशवरा कर रहा है। अब इसके बाद वो रैली में उतरेगी। तो अगर हम रैलियों की बात करें, नेताओं के संबोधन की बात करें, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से काफ़ी आगे दिखाई दे रही है। यानी कि चुनाव तैयारियाँ उसकी बहुत ही सिस्टमेटिक चलती हुई दिखाई दे रही हैं। समय रहते इन लोगों ने गठबंधन में जिसको जिसको जोड़ना था, चाहे आरएलडी की बात हो, सुभाषपा की बात हो, या अन्य छोटे दलों की बात हो, या नेताओं की बात हो, उनको इन लोगों ने समय रहते उचित समय पे जोड़ने का काम किया। और इस समय फेज वाइज जिस तरह प्रथम चरण द्वितीय चरण का समीकरण बढ़ता जा रहा है, उस तरह ये अपने रैलियों के संबोधन की शुरुआत कर चुके हैं। अब इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन अब आगे की रणनीति बना रहा है, अभी आपसी सीट शेयरिंग की बात कर रहा है। तो अगर रैलियों की बात करें तो रैलियों के संबोधन से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा 20 दिखाई दे रहा है। जहां तक आपने जनता का बात किया कि जनता किसके साथ, तो जनता की बात करें तो जनता में उस तरह की नाराजगी नहीं दिख रही है जो इंटर इनकम्बेंसी की बात हो, या जनता में उस तरह की नाराजगी नहीं दिख रही, या विपक्ष के पास भी इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है कि सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए और जनता को बरगलाने का काम करे। तो वर्तमान सिनेरियो जो दिख रहा है जनता का, वो ये कहा जा सकता है कि जनता में सरकार के प्रति कोई नाराजगी नहीं है। एक तरह से समानुपाती भाव से जनता एक स्थिर भाव में दिखाई दे रही है। बिल्कुल राघवेंद्र, अगर यूपी की राजनीति की बात कर ले और सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर ले, तो लोकसभा चुनाव से पहले उनका कद जरूर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसा कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और ऐसे में यूपी के सीएम, यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नाम की चर्चा काफी ज्यादा जोर पकड़ने लगी है, उनका नाम काफी ज्यादा ऊपर है। ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही केंद्र की राजनीति में भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ा है।
मनीषा, जब हम बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करते हैं तो हम सालों पीछे 10-15 साल अगर पीछे जाएं, जिस समय भारतीय जनता पार्टी का उस तरह का उत्तर प्रदेश में मजबूत जनाधार नहीं रहता था, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे और गोरखपीठाधीश्वर हुआ करते थे, उस समय भी पूर्वांचल के कुछ जिलों में उनका इतना दबदबा होता था या उनके लोकप्रियता का ग्राफ इतना ऊंचा हुआ करता था कि कुछ सीटें वो जिताने का काम करते थे। और उस समय भी जो स्टार प्रचारक होते थे, हेलीकॉप्टर से जाकर शहर या अन्य राज्यों में प्रचार करना, उसमें योगी आदित्यनाथ ऊपर दिखाई देते थे। और जब 2017 में मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश की कमान संभाले, तो उसके बाद से उन्होंने एक बहुत बड़ी लाइन खींच दी प्रदेश में, सुशासन को लेकर, सुरक्षा को लेकर, गरीबों के जन कल्याणी नीतियों को लेकर। इसके अलावा माफिया अपराधियों पे जिस तरह की कार्रवाई हुई, एनकाउंटर जिस तरह से हुए, संगठित अपराध का जिस तरह से कमर तोड़ने का काम किया, शायद उसी की देन थी कि 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा भी देखने को मिला कि सरकार रिपीट हुई। इसके पहले सामान्यतः यह देखा जाता था कि कोई भी सरकार 5 साल बाद रिपीट नहीं होती थी। तो एक इतनी बड़ी लाइन इस 7 सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खींचा है कि देश के उन नेताओं में शुमार हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब स्टार प्रचारकों की सूची आती है तो हम नड्डा जी की बात कर लें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, अमित शाह की बात कर लें, ये जो 5 वरिष्ठ नेता हैं, इनके बाद 5वें नंबर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। और कई प्रदेश के ऐसे जगह हैं या राज्य हैं जहां पे योगी आदित्यनाथ जी की भारी डिमांड रहती है कि वो प्रचार में आए। एक तो नाथ संप्रदाय के गोरखपीठाधीश्वर हैं, उसका भी उनको फायदा मिलता है, और दूसरा उनकी ईमानदार छवि और कड़क छवि भी एक फायदा पहुंचाती हुई दिखाई देती है। और गरीब महिला इसीलिए उनसे ज्यादा प्रभावित होते हैं कि हर आदमी इस समय सुरक्षित है और ठीक है राघवेंद्र, बिल्कुल, और इसका प्रभाव और इसका असर कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में भी जरूर देखने को मिलेगा। और इसी बीच हमारे साथ देहरादून से हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र भी जुड़ चुके हैं। तो ज्ञानेंद्र, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी नाम है। ऐसे में कितना कद बढ़ा हुआ देखते हैं आप सीएम पुष्कर सिंह धामी का बतौर मुख्यमंत्री और बतौर केंद्र की राजनीति में अगर बात कर ली जाए तो? बिल्कुल, अगर देखें तो भाजपा की तरफ से 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें प्रधानमंत्री का नाम है और योगी आदित्यनाथ का नाम है, अमित शाह का नाम है, राजनाथ सिंह का नाम है, तमाम बड़े जो दिग्गज नेता हैं केंद्र के उनका नाम है, और सूबे के जो मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी, उनका भी नाम रखा गया है। खास तौर पे अगर हम देखें तो इसकी पूरी प्रारूप भारतीय जनता पार्टी ने पहले तैयार की थी। ये कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि प्रधानमंत्री की जो रैलियां हैं वो उन क्षेत्रों में कराया जाए जहां भाजपा कमज़ोर दिख रही है वर्तमान में। ऐसे में अगर हम देखें तो पौड़ी के श्रीनगर में एक रैली की जो मांग है वो प्रधानमंत्री की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री की वहाँ रैली कराने की बात कही है। इसके अलावा हरिद्वार में एक रैली होगी, दूसरा ऊधम सिंह नगर के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में एक जनसभा देखने को मिल सकता है। ऐसे में अगर हम देखें तो जहाँ तक बात है पुष्कर सिंह धामी के कद की, कहीं ना कहीं केंद्रीय की जो स्टार प्रचारकों की टीम है उसमें उनका नाम आना उनके कद को बढ़ाने का काम किया है। और ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो जिस तरीके से 2022 के विधानसभा के चुनाव रहे थे, हालांकि मुख्यमंत्री रहते हुए खटीमा से विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री हारे हुए थे, लेकिन जिस तरीके से 47 की बहुमत देखने को मिली थी उस समय, कहीं ना कहीं यही वजह रही थी कि एक बार फिर भरोसा जताया पार्टी ने और दोबारा मुख्यमंत्री बनाया था। और ऐसे में जो कद है लगातार उनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि एक बार फिर उनको ये बड़ी जिम्मेदारी राज्य के अंदर दी भी गई है, और उनको ये जिम्मेदारी भी है कि 5 सीटों को 5 लाख के अंतर से जीत के कहीं ना कहीं लाया जाए। ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पे। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आप तो जनता का मूड टटोलने का भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में पहाड़ में जीत की गंगा आपको किसके पक्ष में बहती हुई नजर आ रही है? देखिए, सीटों के समीकरणों को समझना होगा। अगर हम पहले टिहरी लोकसभा क्षेत्र की बात कर लें तो टिहरी का जो लोकसभा क्षेत्र है काफ़ी बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें उत्तरकाशी चमोली तक के काफ़ी विधानसभा क्षेत्र आते हैं इस लोकसभा में। ऐसे में अगर हम देखें तो देहरादून भी इसी में आता है। कहीं ना कहीं अभी अगर हम देखें तो 3 बार से लगातार महारानी कहीं ना कहीं वहाँ से सांसद हैं, और ऐसे में राजघराने से हमेशा से एक जुड़ाव स्थानीय जनता का रहा है। लेकिन बदलाव की लहर वर्तमान में देखी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जोत सिंह हुनसोला प्रत्याशी हैं, और दूसरी तरफ हमने देखा था कि युवाओं के
मांग को लेके जिस तरीके से बॉबी पवार का एक आंदोलन देहरादून के अंदर देखा गया था, भारी संख्या में कहीं न कहीं युवा आंदोलन करते हुए नजर आए थे और एक बड़ा रूप उस आंदोलन ने लिया था और कहीं न कहीं सरकार को उसमें जवाब देता हुआ नहीं बन पा रहा था। ऐसे में बॉबी पवार निर्दलीय प्रत्याशी हैं और चक्राता क्षेत्र से वो आते हैं और एक चुनाव प्रचार की जो तस्वीरें आ रही हैं बॉबी पवार की, उसमें उनका जन समर्थन जो देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक कांटे की टक्कर टिहरी सीट में भी देखने को मिल सकता है। जैसा कि समीकरण रह रहे के सामने आ रहा है एक एक कर, जैसे जैसे 19 अप्रैल का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी सीटों पे जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके लोगों की उनकी तैयारियां भी तेज होती हुई नजर आ रही हैं। समीकरण देखने को मिल रहे हैं, उससे कांटे की टक्कर की संभावनाएं देखी जा रही हैं। जी जी बिल्कुल। और इसी बीच हमारे साथ चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर जुड़ चुकी हैं। तो ईशा, तमाम पार्टियों की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी? पंजाब में किस तरह के सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं चुनाव से पहले? देखिए, जिस तरीके से पंजाब में अंतिम चरण में चुनाव होने हैं और 1 जून को मतदान होना है, उससे पहले कहीं ना कहीं बीजेपी अपने पूरे उसमें आ चुकी है। अब देखिए कि किस तरीके से सियासी घटनाक्रम यहाँ पर बदलता जा रहा है। लगातार बीजेपी में कई बड़े नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं। बीते कल हमने देखा था लुधियाना से कांग्रेस के मौजूदा सांसद जो 3 बार लगातार सांसद चुने गए हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और माना जा रहा है कि उन्हें लुधियाना से बीजेपी के टिकट पे दोबारा यहाँ पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर आज की हम बात करेंगे, जो आज हमने घटनाक्रम देखा है, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पहुंच जाते हैं आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू, जो कि जालंधर से एकमात्र लोकसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, और साथ ही जालंधर वेस्ट से विधायक हैं शीतल अंगुराल। वो दोनों पहुंचते हैं, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं और ऐसे में जो शीतल अंगुराल हैं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और अब बीजेपी में शामिल हो गए। और उनका कहना है कि पंजाब की जनता के साथ कहीं ना कहीं वादा खिलाफी यहाँ पर और गद्दारी की है आम आदमी पार्टी ने और जल्द ही इसका खुलासा करेंगे। दोनों ही जो ये नेता हैं पिछले हफ्ते शामिल होने वाले थे, लेकिन जैसे ही इसकी भनक आम आदमी पार्टी को लगी, ऐसे में दोनों ही नेता ने इनकार कर दिया था कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन आज विनोद तावड़े, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर की जाती है दिल्ली मुख्यालय में और दोनों को शामिल किया जाता है। ऐसे में देखिए 2 और नाम यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें एक बड़ा नाम है मनीष तिवारी का। श्री आनंदपुर साहिब से कांग्रेस के मौजूदा सांसद है। लगातार ये अटकलें जारी है कि वो भी बीजेपी के संपर्क में हैं। 48 घंटे के भीतर ये खुलासा हो जाएगा वो बीजेपी में शामिल होते हैं या नहीं। अगर होते हैं तो चंडीगढ़ से मनीष तिवारी को बीजेपी यहाँ पर चुनाव मैदान में उतार सकती है। दूसरा नाम जो यहाँ पर चल रहा है, कांग्रेस के मौजूदा सांसद है पंजाब के खडूर साहिब से जसबीर सिंह डिम्पा, वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी ने कहीं ना कहीं, जिस तरीके से पूरे देश में बीजेपी सत्ता में काबिज होती हुई नजर आ रही है, लेकिन पंजाब की बात करें, यहाँ पर बेहद ही कमजोर थी बीजेपी। लेकिन जिस तरीके से बड़े नेताओं को सदस्यता ग्रहण करवाई जा रही है, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। तो ऐसे में बीजेपी, ऐसे में पंजाब में भी तस्वीर कुछ ना कुछ बदलती हुई नजर आ सकती है। ईशा, अगर हरियाणा की राजनीति में बात कर ली जाए तो चुनाव से पहले सबसे बड़ा उलटफेर हरियाणा की राजनीति में देखने को मिला है और भले ही सीटें 10 हों, लेकिन उन 10 सीटों पर सभी की पैनी नजरें टिकी हुई हैं और कहीं ना कहीं इस उलटफेर से यह भी संकेत मिला है कि केंद्र के लिए और सरकार के लिए हरियाणा की 10 सीटें बेहद मायने रखती हैं। बिल्कुल, ये 10 सीटें इसलिए भी मायने रखती हैं क्योंकि लोकसभा के बाद हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और थोड़ी देर पहले ही जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला ने ये बयान दिया है कि आने वाले समय में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी फिर से एकजुट हो जाए, गठबंधन हो जाए, क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। ये बयान अजय चौटाला ने दिया है। तो ऐसे में देखिए, क्योंकि अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर जाटों के जो वोट कहा जाता है कि जाट का समुदाय जिसे वोट करता है उनका पलड़ा भारी रहता है उस पार्टी का, और जाटों का वोट कहीं ना कहीं जेजेपी काटती हुई नजर आ रही थी। और विधानसभा चुनाव में पहली बार जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया था जेजेपी की तरफ से, और ऐसे में अब इसका फायदा बीजेपी को कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। अगर जेजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटों में अपने उम्मीदवार उतारती है तो कांग्रेस की
ही जो जाट वोट बैंक है उसमें सेंधमारी का काम यहाँ पर जेजेपी करेगी और जिसका फायदा बीजेपी को यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि गैर जाट की जो राजनीति है बीजेपी कर रही है। करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को उम्मीदवार घोषित किया गया है। हिसार से रंजीत चौटाला जो कि जेल मंत्री हैं और पारिवारिक सदस्य हैं दुष्यंत चौटाला के, उन पर ही दाव खेल दिया गया है बीजेपी की तरफ से। सिरसा की बात करें, वहां से अशोक तंवर जो कि हरियाणा के थोड़े समय पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल थे, लेकिन उससे पहले वो हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी अनबन थी, इसलिए वो कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। बिल्कुल ईशा, और इधर आपने ये बहुत बड़ा अपडेट दिया है। बिल्कुल ईशा, ये बहुत बड़ी जानकारी है कि कहीं ना कहीं जेजेपी से फिर से गठबंधन हो सकता है। अगर फिर से हरियाणा की राजनीति में ये गठबंधन होता है तो इस गठबंधन को जनता किस तरह से देखेगी? देखिए, हमेशा ही आप आज जिस तरीके से पंजाब का सियासी घटनाक्रम हमने देखा, दिल्ली मुख्यालय में आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता पहुंच जाते हैं और बीजेपी में शामिल होते हैं, लेकिन एक हफ्ते पहले वो स्टेटमेंट देते हैं जब मीडिया में ये जानकारी आई थी कि दोनों ही बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन उनकी तरफ से कहा जाता है कि वो वफादार है आम आदमी पार्टी के लिए। तो ऐसे में अब बीजेपी में शामिल होते हैं, तो इस घटनाक्रम से ही आप देख लीजिए एक जीता जागता उदाहरण है कि राजनीति में कब क्या हो जाए इससे कुछ कहा नहीं जा सकता और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। और यहाँ पर देखिए, बीजेपी अगर 10 लोकसभा सीटों में अलग लड़ती है तो बीजेपी को इसका फायदा होगा, और क्योंकि आगे जाके विधानसभा चुनाव होने हैं हरियाणा में, और अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत से आंकड़े छू नहीं पाती है, पूर्ण बहुमत का जिस तरीके से हमने देखा था 2019 के विधानसभा चुनाव में हुआ था, 75 पार का नारा यहां पर दिया गया था, लेकिन 40 में सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो विकल्प होगा, जेजेपी अगर ज्यादा सीटें जीतती है, 10 या 5 से अधिक सीटें जीतती है या निर्दलीय हैं, उनके साथ मिलकर बीजेपी ठीक है ईशा, बिल्कुल बना दोबारा से सत्ता में यहाँ पर काबिज हो सकती है। तो ऐसे बहुमत के आंकड़े को छूने के लिए बीजेपी की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही है। एक बार फिर से राघवेंद्र का रुख करना चाहेंगे। तो राघवेंद्र, अगर यूपी की राजनीति की बात कर ली जाए तो सभी सीटों पर 80 सीटें हैं जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, कमान खुद सौंपी गई है यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को। ऐसे में हॉट सीट को लेकर किस तरह से सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसको लेकर जानकारी दें। मनीषा, अगर हम हॉट सीट की बात करें तो जैसे लखनऊ बहुत हॉट सीट है, यहाँ एक तरफा लड़ाई है, कहीं मतलब एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का ऐसा दबदबा है जहाँ पे मुख्य प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उस स्तर तक अपनी लड़ाई को नहीं ले जा पाते हैं जहाँ पे वो दिखा सकें कि हमने कड़ी टक्कर दी है। इसके अलावा हम बात करें अगर बनारस की, जहाँ पीएम मोदी खुद लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, वहाँ भी एक तरफा लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी के समझ कोई भी दल उस तरह से नहीं टिकते जो ये कहा जाए कि उन्होंने कड़ी टक्कर दी है। इसके अलावा हम अमेठी की बात करें, वो एक हॉट सीट है क्योंकि कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, वहां भी उस तरह का अभी तक कांग्रेस की तरफ से अपना उम्मीदवार न तय करना और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार उस सीट को फिर से रिपीट जीत में बदलने के लिए प्रयास करना। इसके अलावा हम रायबरेली की बात करें तो रायबरेली हॉट सीट है जहाँ से सोनिया गांधी चुनी जाती थी, इस बार वो चुनाव लड़ने से मना कर दी है। रायबरेली की जो हॉट सीट है इस बार बहुत दिलचस्प होगी क्योंकि वहाँ के जो मुख्य नेता हैं, चाहे दिनेश प्रताप सिंह हो, अखिलेश सिंह की बेटी हो, अदिति सिंह जो वहाँ के विधायक हैं, इसके अलावा वहाँ के जो भी लोकल लीडरशिप थे, सब जितने कांग्रेस के नेता थे भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने पक्ष में कर लिया है। इस समय वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो वहाँ की लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। मैनपुरी की बात कर लें तो मैनपुरी समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा गढ़ है और वहाँ पे उस तरह की लड़ाई नहीं दिख रही है जहाँ पे ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ समाजवादी पार्टी का पलड़ा बहुत भारी है। हम रामपुर की बात कर लें, रामपुर की चर्चा यहाँ बहुत होती है, तो रामपुर में टक्कर है समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में। इसके अलावा आजमगढ़ की सीट की बात कर लें जहां पे मुलायम सिंह यादव सांसद हुआ करते थे, फिर अखिलेश यादव चुने गए थे, उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा था और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निरहुआ ने वहां जीत दर्ज की थी। तो आजमगढ़ में लड़ाई इस बार मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी से, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने गुड्डू जमाली को अपने पक्ष में किया है और एमएलसी बना दिया है। तो अब आजमगढ़ की जो हॉट सीट है वहां पर लड़ाई देखने को मिलेगी। गोरखपुर की हम बात कर लें, सीएम सिटी जो सीएम का लोकसभा का क्षेत्र है, तो वहां पे रवि किशन चुनाव
लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी से, वहां पे भी कांग्रेस का ऐसा कोई उम्मीदवार मजबूत या समाजवादी पार्टी का नहीं दिखाई देता है कि इनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे सके। तो ये जो मुख्य हॉट सीटें हैं वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी होते हुए दिखाई देता है, 1-2 सीटों। ठीक है राघवेंद्र, तो सियासी पलड़ा जरूर भारी होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सियासत भी पूरी तरह से गर्माती जा रही है। ऐसे में तमाम राज्यों में क्या कुछ सियासी उठापटक इस वक्त चल रही थी, इसको लेकर हमने तमाम जानकारी भी आपके साथ साझा की।